नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीटेट एसएसटी के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन होंगे बाइलिंगुअल में होंगे। मतलब ये कि आपके जो यहाँ पर प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे वो हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। और इस वीडियो को हम सीटेट दिसंबर 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। अगर आप इन वीडियोज़ को देखते हैं तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो भी डेवलप होगी और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है वो कैसा होने वाला है। दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर से करें और आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करने के लिए जो बेल आइकन है वो भी प्रेस जरूर से करें, क्योंकि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो कोई भी वीडियो को आप मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। इससे पहले हम कुछ 20 प्रश्न थे वो उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के जो प्रश्न है इससे हम शुरू कर रहे हैं। पहला जो प्रश्न है यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि बायोगैस इज एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है। तो आप सभी को पता होगा कि बायोगैस भी एक फ्यूल है जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि घरों में खाना बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो बायोगैस है इसमें आपको कौन कौन सी जो मिक्सचर हैं वो देखने को मिलते हैं। जो कौन कौन सी यहाँ पर आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में मीथेन एंड हाइड्रोजन, सेकंड ऑप्शन में मीथेन एंड हीलियम, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रोजन। आपको बताना है इसमें आपका जो सही जवाब है वो कौन सा होने वाला है। दोस्तों, वैसे तो ये एक स्टैटिक बेस्ड ही प्रश्न है, फिर भी हम आपसे पूछेंगे कि बताइए इसका क्या जवाब होगा। अगर आपको पता है तो आपने कमेंट बॉक्स में अभी तक बता दिया होगा। और इसका जो जवाब है वो क्या है, बायोगैस इज एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड नाइट्रोजन। अगर आपने लगाया है तो ये जवाब हो जाएगा गलत। इसका जो सही जवाब है वो है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको याद रखना है कि जो बायोगैस है अनिवार्य रूप से निम्न में से किन दो का मिश्रण है। तो ये जो बायोगैस होती है आपकी, इसमें आपको मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड नाम के जो ये आपको मिश्रण है वो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट रिसोर्सेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। आपको ये बताना है रिसोर्सेज क्या होते हैं, संसाधन। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। देखते हैं, ऑल रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यूज। इन्होंने ये कहा कि सभी जो संसाधन होते हैं, संसाधन आप सभी को पता होगा जिनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जिनको हम यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए उसको हम संसाधन कहते हैं, का आर्थिक मूल्य होता है। संसाधन जैसे कि जो पानी है, ठीक है ना, पानी हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, जैसे कि जो सूर्य की जो रोशनी है, ये सभी क्या है, ये आप सभी को एक संसाधन मान सकते हैं। ठीक है ना, तो जितने भी जो रिसोर्सेज हैं इनकी इकोनॉमिक जो वैल्यू है वो होती है, इन्होंने ऐसा कहा है। तो क्या ये जवाब, मतलब कि इसके सेंटेंस के बारे में आप क्या समझते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है स्टेटमेंट, यहाँ पर बताया गया है कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। इन्होंने ये कहा कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आपने सोचना है और बताना है। अगर हम बात करें पहले प्रश्न की, जो पहला यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें अगर हम बात करें, क्या आपको लगता है कि सभी जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी आर्थिक वैल्यू होती है, मतलब कि उनका कुछ ना कुछ मूल्य होता है। ठीक है ना, आर्थिक मूल्य की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरी है, क्योंकि समय के हिसाब से कई बार ऐसे जो संसाधन होते हैं जिनका आप कह सकते हैं कि भविष्य में उनका आर्थिक मूल्य खत्म ही हो जाएगा। चलो मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। आज के ज़माने में हम पेट्रोल का जो कह लीजिए प्रोडक्ट्स हैं, मान लीजिए कि आप पेट्रोल वगैरह अपनी गाड़ियों में आप यूज़ करते हो। अगर सभी गाड़ियाँ हैं वो कल को बंद हो जाएं, मतलब कि उसकी जगह अगर हम इलेक्ट्रिसिटी वाली जो कार्स हैं या फिर गाड़ियाँ हैं उनको यूज़ करना शुरू कर दें, तो उससे क्या होगा कि जो पेट्रोल की जो कीमत होगी, मतलब कि आप कह सकते हैं ना कि समय के हिसाब से आज के टाइम पे आपको लगेगा नहीं, बट कल को क्या होगा, उसकी जो वैल्यू है कंप्लीटली खत्म हो सकती है। तो यही बात है कि जो और रिसोर्सेज हैं, जो सभी संसाधन हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो। ये प्रश्न, ये स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, स्टेटमेंट बी, इसमें क्या बताया गया है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। तो ये बिल्कुल सही है कि समय और जो प्रौद्योगिकी है ये दो महत्वपूर्ण कारक हैं। जो पदार्थ होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, इनको संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या सही जवाब सही होगा,
बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए तो मैंने बता दिया फॉल्स है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 ए क्या है फॉल्स है, बी क्या है ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर जो अगर आप सी देखेंगे तो ये आपका सही जवाब है। सो चलते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ये बताना है कि निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। सबसे पहले अगर हम समझें कि परंपरागत स्रोत होते कौन से हैं, अगर मैंने आपको यही अभी बता दिया तो आप इसका जवाब दे दोगे, ठीक है ना। पहले हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। हाइडल पावर, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइडल पावर, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, ऑयल, नेचुरल गैस, फायरवुड, इसको हिंदी में कहेंगे खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, कोल, फायरवुड, बायोगैस, कोयला, ईंधन, बायोगैस। आपको वैसे पता है कि हाइडल पावर क्या होती है? हाइडल पावर वो होती है जो कि आपने देखा है ना कि जो समुद्रों में या फिर कह लीजिए कि जो टर्बाइंस वगैरह काफ़ी लगी होती हैं पानी में, ठीक है ना। तो जब भी पानी का आप कह लीजिए कि जब भी पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो जो टर्बाइंस होती हैं वो घूमने लग जाती हैं, तो उनके घूमने से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइडल पावर, या फिर हिंदी में जल विद्युत कहते हैं। अब आप पूछोगे कि सर जियोथर्मल एनर्जी कौन सी होती है? सो जो धरती से जो गर्मी निकलती है ना, धरती की हम बात कर रहे हैं, भूतापीय ऊर्जा, जो धरती से गर्मी निकलती है अगर हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, पानी गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। अब आप पूछेंगे कि सर टाइडल एनर्जी कौन सी होती है? ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा आप सभी को ये पता है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो काम करती है, ठीक है ना। हमारी धरती पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है। सो जब चंद्रमा की रोशनी से, ठीक है ना, जब रात को चंद्रमा चमकता है उसकी रोशनी से, उसके गुरुत्वाकर्षण से जब जो पानी का जो लेवल है, हमारे समुद्रों की बात कर रहे हैं हम, सो आपको पता होगा ना, जब इनका लेवल चंद्रमा की रोशनी के कारण, मतलब कि उसकी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पानी होता है वो ऊपर उठ जाता है। सो ऊपर उठने के कारण उसी जब पानी क्योंकि ऊपर उठ गया तो उससे क्या किया जाता है? उससे मतलब कि बहुत सारी जगहों पर मतलब उसको यूज़ किया जाता है, एज ए एनर्जी के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि अगर पानी ऊपर आ गया तो इससे क्या होगा कि वहाँ पर भी काफ़ी वगैरह टर्बाइंस वगैरह लगी होंगी, ठीक है ना। इसका काफ़ी सारे बेनिफिट भी होते हैं जो कि अक्सर आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो टाइडल एनर्जी आपको पता लग गया। न्यूक्लियर एनर्जी से आपको पता है बिजली बनाई जा सकती है। सोलर एनर्जी भी आपको पता है, जो सूरज की किरणों से आप कह सकते हैं जो यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, उसको आप स्टोर करके, मतलब कि कहीं पे भी काफ़ी, एक आपने सोलर कुकर भी देखा होगा, उसकी मदद से आप खाना वगैरह भी कई बार बनाते हुए लोगों को जरूर देखा होगा, ठीक है ना। हाइडल पावर का मैंने बता दिया। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो क्या होने वाला है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था करेक्ट ग्रुप ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया था कन्वेंशनल सोर्स कौन सा होता है? जो कि प्राकृतिक सोर्स हो, ठीक है ना, प्राकृतिक सोर्स हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब कि ये ज़्यादा समय से नहीं, थोड़े टाइम से ही मतलब कि इसको यूज़ किया जा रहा हो और इनको रिन्यू भी नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो इनको हम दोबारा से क्या नहीं कर सकते, इनको बना नहीं सकते, है ना। ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। तो आप इतना याद रख सकते हैं जो कन्वेंशनल सोर्स होते हैं एनर्जी के वो कौन कौन से हैं? ऑयल है, ऑयल, नेचुरल गैस एंड फायरवुड, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। तो ये आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो जवाब सही है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है इसमें मैच द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बी विद देयर क्लासिफिकेशन। तो आपको यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन ए में, जो आपको लाइन ए में दिया गया है वो क्या है? यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन दी गई है ऑन बेसिस, और यहाँ पर आपको रिसोर्स टाइप दिया गया है। पढ़ लेते हैं। लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, एक्चुअल एंड पोटेंशियल, ओरिजिन, बायोटेक एंड एबायोटेक, डिस्ट्रीब्यूशन, यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड, स्टॉक, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। वर्गीकरण के आधार पर संसाधन के प्रकार, विकास व प्रयोग का स्तर, वास्तविक और संभावित, उद्गम, जैव और अजैव, वितरण, सर्वव्यापक और स्थानिक, भंडार, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और यहाँ पर आपको दी गई है ऑप्शन। आपको शायद ना दिख रहा हो बट आप फिर भी मेरी बातों को सुनने का कोशिश जरूर करना, फिर आपकी शायद थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें
कि ये क्या दिया गया है कि क्लासिफिकेशन दी गई है और यहाँ पर रिसोर्सेज दिए गए हैं, ठीक है ना। तो हम कैसे किसी रिसोर्सेज को कैसे हम किसी क्लासिफिकेशन में कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़। तो आप किसी भी रिसोर्स को अगर आप उसको क्या करना चाहते हैं, अगर आप उसको लेवल ऑफ डेवलपमेंट पर अगर आप देखोगे, कैसे देखोगे, तो यहाँ पर आएगा एक्चुअल एंड पोटेंशियल। मतलब ये कि आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी रिसोर्सेज को आप कैसे पता लगाएंगे कि वो क्या है, कि कितना उसका विकास हो चुका है, उसका लेवल ऑफ डेवलपमेंट आप कैसे पता लगा सकते हैं, जब आपको ये पता हो उसका एक्चुअल और पोटेंशियल यूज़ कितना है, ठीक है ना। एक्चुअल और पोटेंशियल यूज़ कितना है, आप तभी क्या कर सकते हो, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, उसके आधार पर ये आप कर सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पर ओरिजिन की, तो ओरिजिन में यहाँ पर आएगा बायोटिक एंड ए बायोटिक। क्यों? क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, जैव और अजैव जो होंगे, मतलब कि जैव और अजैव जो संसाधन होंगे, आप उनका अंदाज़ा या फिर उनको क्लासीफाई फिर ही कर सकते हैं जब आपको उनके ओरिजिन के बारे में पता हो। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बायोटिक और ए बायोटिक की बात करूँ, तो आपको बायोटिक पता है क्या होता है, जो होते हैं जैव, मतलब आपके जो एनवायरनमेंट में जो जीवित व्यक्ति हैं, बैक्टीरिया हैं या फिर जीव जंतु हैं, ये सभी क्या हैं, ये बायोटिक संसाधन है। अगर हम बात करें ए बायोटिक की, जैसे कि इसमें आ गया जल, सूर्य की किरणें, ठीक है ना, हवा, पानी, ये सभी क्या है, ये ए बायोटिक हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे थे, यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड। मतलब ये कि यहाँ पर आपको जो वितरण है, आप वितरण का कैसे पता लगाएंगे, जहाँ पर वो आपको दिखेगा, मतलब ठीक है ना। मतलब इसका क्या मतलब है, अगर हम इसकी बात करें, इसका मतलब है सर्वव्यापक, ठीक है ना। मतलब कि आपको हर जगह वो रिसोर्सेज आपको मिलेगा। और स्थानिक मतलब लोकलाइज्ड, इसका मतलब ये है कि आपको वो कहीं कहीं वो जो रिसोर्सेज होंगे वो मिलेंगे। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन ही तो कहेंगे ना, कि आपको ये जो रिसोर्सेज है इस स्पेसिफिक एरिया में मिल रहा है या फिर आपको हर जगह मिल रहा है। तो आप इसको किस बेस पर बांटेंगे, नवीक, सर्वव्यापक और स्थानिक। अगर हम बात करें यहाँ पर स्टॉक के आधार पर कि ये जो चीज़ है ये इतने टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी, ये हम इसको वापस नहीं ले आ सकते। जैसे कि अगर आप सूर्य की किरणों की बात करें या फिर हवा की बात करें, या फिर आप कह सकते हैं कि जल की जो आप जल से जो आप बनाएंगे बिजली, वो आप कह सकते हैं कि वो ख़त्म होने के बाद दोबारा नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। बट अगर आप वही बात कहेंगे कि हम पेट्रोलियम को दोबारा बना लेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पर रीन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की जो बात की गई है, ये किस पर आधारित होती है, ये स्टॉक के बेस पर ही हम इसको क्लासीफाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ तो यहाँ पर आपके जो सामने वाली जो ऑप्शन है ना, इनका यही जवाब है। इस हिसाब से अगर आप इन ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर, वो आपका सही जवाब होगा। ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड है, सी का थर्ड है, डी का 4 है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, इन स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपको नीचे दिए गए कथनों में बताना है कि यहाँ पर दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या फिर एक सही है एक गलत है, या फिर एक गलत है एक सही है। तो देखते हैं, यहाँ पर ये बात बताया गया है स्टेटमेंट ए में कि 12,000 साल पहले, अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्मर कंडीशन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड इन मैनी एरियाज इन इंडिया। कि लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। तो आपको ये बताना है कि क्या ये जवाब सही है, या फिर मतलब कि आप इन्हें ये बताना है कि ये कथन सही है, या फिर कथन बी, देयर वॉज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलॉप्स, गॉट, शेप एंड कैटल। हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या थी वो भी बढ़ने लगी, ठीक है ना। तो क्या आपको लगता है क्या जवाब सही है? तो दोस्तों 12,000 साल पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो है आपके पर्यावरण में थोड़े से बदलाव हुए, उसके कारण क्या हो गया कि जो ग्रासलैंड थे ना, कि थोड़ी सी गर्मी बढ़ने के कारण जो घास के मैदान थे वो बहुत ज़्यादा बनने लग गए। तो ये बात क्या है, सही है कि गलत है? तो ये बिल्कुल ये बात सही है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, कि यहाँ पर जो जानवर थे, देयर वॉज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर। तो जो यहाँ पर हिरण थे, बारहसिंगा थे, बकरियाँ थी, भेड़ें थी, और भी यहाँ पर बहुत सारे जो जानवर हुआ करते थे, उनकी संख्या बढ़ने लग गई। तो बिल्कुल ये दोनों ही कथन सही है। पर क्या आपको लगता है कि घास बढ़ने के कारण, क्योंकि इनकी वजह से क्या ये जानवर थे इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई? तो आपको क्या लगता है? तो आप अगर देखेंगे कि दोनों सही हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन ए बी आर ट्रू
एंड बी इज रीजन ऑफ ए, तो आपको लगता है सो बिल्कुल नहीं, इसका रीज़न कैसे हो सकता है, ठीक है ना, इसका रीज़न नहीं है। बट अगर हम बात यहाँ पर करें बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज़ नॉट द रीज़न ऑफ ए, ठीक है ना, यहाँ पर क्या कह रहा है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज़ नॉट द रीज़न ऑफ ए, तो बिल्कुल आपका ये जवाब है वो सही है कि ये दोनों तो सही हैं, बट जो बी है आपका रीज़न नहीं है ए का, ठीक है ना। ये जो बी स्टेटमेंट है कि उनके बढ़ने के कारण ये आप कह लीजिए कि हाँ भी इनका कि जो इनका एनवायरनमेंट था, ठीक है ना, इनके पेड़ पौधे के बढ़ने के कारण ये इनकी जो संख्या थी वो बढ़ने लगे, तो ये बात गलत कही गई है, ठीक है ना। सही वैसे दोनों ही हैं, इनकी संख्या बड़ी जरूर थी बट इसका रिलेशन इसके साथ नहीं था। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइट्स, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दीज आर प्लेसेज वेयर रिमेन्स ऑफ पास्ट वर फाउंड, यह वह स्थान है जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। दीज आर फाउंड ओनली ऑन अर्थ सर्विस, ये केवल ज़मीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। या फिर दीज आर फाउंड ओनली ब्यूरिड अंडर द अर्थ, ये केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं। एक ऊपर यहाँ पर बी ऑप्शन में लिखा था केवल ऊपर पाए जाते हैं, सी ऑप्शन में लिखा है केवल अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी में बताया गया है कि दे आर नेवर फाउंड अंडर सी और रिवर, कि ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। वैसे दोस्तों अगर हम बात करें ये साइट्स होती क्या हैं, ठीक है ना, ये साइट्स होती क्या है, यहाँ पर पूरा स्थलों लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसमें आपने बताना है, आप सोचिए और बताइए। तो इसके यहाँ पर जो इसका सही जवाब होने वाला है वो है दीज आर प्लेसेज वेयर रिमेन्स ऑफ पास्ट वर फाउंड, ठीक है ना, जहाँ पर आपको ऐतिहासिक कह सकते हैं कि जहाँ वह स्थान है जहाँ पर आपको अवशेष मिलते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर किस चीज़ के अवशेष मिलते हैं, अवशेष किसी के भी हो सकते हैं, इंसानों के हो सकते हैं, किसी बिल्डिंग के हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपने मोहनजोदड़ो वाला लेसन जरूर पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको स्नानागार के अवशेष मिले हैं। जो भोजन, जो अनाज का जो घर हुआ करते था जहाँ पर अनाज को स्टोर करके रखा जाता था, उसके आपको बहुत सारे अवशेष मिले हैं। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, घर वगैरह मिले हैं। वहाँ पर जो गलियाँ हुआ करती थी उनका ढांचा कैसा हुआ करता था, उनके अवशेष मिले हैं। वहाँ पर बर्तनों के अवशेष मिले हैं, लोग वहाँ पर क्या खाते होंगे, वो सभी सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पर, वो कैसे बर्तन थे, कैसे खिलौने थे, उन सभी के अवशेष मिले हैं ना। वो सब क्या है, वो सब साइट्स हैं, ठीक है ना, जहाँ पर ये सारी हमें चीज़ें मिलती हैं। कहाँ पर, वो उन जगहों पर वो जो सारी चीज़ें मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, साइट्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पास्ट के जो रिमेन्स होते हैं वो मिले हैं ना जहाँ पर भी, उसको हम क्या कहते हैं, साइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन 3 में बताया गया है कि ए जवाब है वो आपका सही है। देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो द हड़प्पाज मेड, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। आपसे ये पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बनाते थे, वो क्या वो सील ऑफ स्टोन की पत्थर की मोहरें बनाया करते थे, या फिर पॉट्स विद येलो डिज़ाइन कि पीले रंग से डिज़ाइन किए गए पात्र बनाते थे, या फिर स्पिंडल वॉल्स मेड ऑफ आयरन कि लोहे से बनी तकलियाँ बनाते थे, या फिर गोल्ड वेसल सोने से बने बर्तन बनाते थे, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि कौन सा जो आपका जवाब है वो सही है। अगर हम बात करें, ठीक है ना, वैसे अगर हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो वो जो एज हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता का वाला, उसको हम कहते क्या थे, ब्रॉन्ज एज कहते थे, है ना। मतलब कि आपको वहाँ पर लोहे की बनी चीज़ें तो मिलेंगी नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी तो यहाँ पर सीधा कट हो गया, सी क्या हो गया, सीधा कट हो गया। तो आप कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर ए में भी सी है, ऑप्शन नंबर बी में भी सी है, ऑप्शन नंबर सी में भी सी है, ठीक है ना। तो बचा कौन सा, तो यहाँ पर आप देखोगे ए और डी बचा सिर्फ, ठीक है ना। सील्स आउट ऑफ स्टोन द गोल्ड वेसल्स, यहाँ पर पत्थर की मोहरें और सोने से बने बर्तन, ये दोनों जो आपके जवाब होने वाले हैं ये दोनों ही सही होंगे, ठीक है ना। अपने ध्यान से सुनना है क्योंकि उस टाइम पर लोहे की चीज़ें तो बनती नहीं थी, लोहे की चीज़ें नहीं बनती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी सी भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर सी आ रहा है, सेकंड में भी यहाँ पर सी आ गया, थर्ड में भी यहाँ पर सी आ रहा है। तो यहाँ पर आपका जवाब को क्या होगा, ए डी, ठीक है ना। आपको सील्स मिलती हैं पत्थरों की देखने के लिए और सोने के बने बर्तन भी मिलते हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, अ मेगालिथिक ब्यूरियल हैड रिमेन्स ऑफ 2 स्केलेटन एंड एप्रोप्रिएट वे ऑफ फिगरिंग आउट द फीमेल स्केलेटन फ्रॉम अमंग द 2 वुड बी टू लुक एट। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि उस टाइम पर क्या होता था, उस टाइम पर ना आपको बहुत सारे जो लोग थे
उनके आपको कंकाल मिले हैं, ठीक है ना, आज के काफ़ी टाइम पहले। मतलब कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि वहाँ पर वो कौन सा पुरुष था, कौन सी महिला थी? अब ऑप्शंस को पढ़िए और बताइए। द बोन स्ट्रक्चर्ड, द ऑर्नामेंट ऑन द स्केलेटन, साइज ऑफ स्केलेटन, यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग फूड फाउंड विद स्केलेटन्स। हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। तो आपको क्या लगता है, अगर मैं डी ऑप्शन से शुरू करूं, तो आपको लगता है कि उस टाइम पर जो महिलाओं की जो मौत हुई होगी तो उनके साथ उनके बर्तन भी दफनाए गए होंगे? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर, अगर हम सी को देखें, साइज ऑफ स्केलेटन, कि कंकालों का आकार, आपको क्या लगता है कि जो महिलाओं का या फिर पुरुषों का जो आकार है कंकालों का, जो उनकी हड्डियां हैं, उनमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा? या फिर ऑप्शन नंबर बी, द ऑर्नामेंट ऑन द स्केलेटन्स, कि कंकालों के साथ मिले आभूषण। इनका क्या मतलब है जी? अब आप कहोगे कि सर कंकालों के साथ अगर आभूषण मिले होंगे, आभूषण का मैं वैसे मतलब बता देता हूँ, मतलब कि आभूषण तो आपको पता ही है ना कि ज्वेलरी जो होती है, उनके साथ जो गहने थे उनके, वो उनके साथ मिले थे। तो आप कहोगे कि सर हाँ ये भी बिल्कुल सही हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जवाब है नहीं इसका। क्यों नहीं है, मैं इसके बारे में भी बताता हूँ। क्योंकि जो पहले वाला जो समय हुआ करता था ना, तो वहाँ पर जो पुरुष हुआ करते थे वो भी बहुत सारे गहने पहना करते थे, मालाएं जो हुआ करती थी, ठीक है ना, आभूषण से, हाथ में कंगन वगैरह वहाँ के जो पुरुष हुआ करते थे उस टाइम पर वो भी पहना करते थे। तो आप ये कैसे पता लगाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो है द बोन स्ट्रक्चर, ठीक है ना, बोन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो महिलाओं की और जो पुरुषों की जो हड्डियाँ हुआ करती थी ना, उनमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ही जो डिफरेंस हुआ करता था वो देखने को मिलेगा, चाहे वो फेस स्ट्रक्चर का हो, चाहे वो है ना नीचे वाला का जो स्ट्रक्चर हो, मतलब कि आपको सारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको काफ़ी जो डिफरेंस है हड्डियों में वो देखने को मिलेगा। सो उसी के हिसाब से आप में जो यहाँ पर है ना, इनके स्केलेटन्स में हम क्या कर सकते हैं, इनके स्केलेटन में हम डिफरेंस जो है वो पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा, ओनली ए। ऑप्शन नंबर 3 में है ओनली ए, तो आपका जो जवाब है वो सही है। तो यहाँ पर चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। बिगिनिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेदास, बिगिनिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑफ मेगालिथ्स, सेटलमेंट एट इनामगांव, वेयर चारक, ठीक है ना, चरक। तो आपको बताना है कि इसमें से आपका जो जवाब है वो कौन सा सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पर आपको जो बिगिनिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेदास की जो वेदास की जो रचना शुरू हुई थी ना, वो आपको कब से देखने को मिलती है? वो आपको लगभग 1500 से लेकर आपको 1200 BC के बीच में जो आपकी ये जो रचनाएं हैं ना, वो आपको देखने को मिलती हैं। अब आप पूछोगे कि सर बिल्डिंग ऑफ मेगालिथ्स का भी बता दीजिए। तो ये जो महापाषाणों का जो निर्माण शुरू हुआ था ना, वो आपको कब से शुरू होने को देखने को मिलता है? 4500 से लेकर आपको 1500 के बीच का जो टाइम है वो आपको कौन सा देखने को मिलता है? वो आपको बिगिनिंग ऑफ बिल्डिंग ऑफ मेगालिथ्स, ठीक है ना, जो महापाषाण हुआ करते थे उसका समय आपको देखने को मिलेगा 4500 से 1500 के बीच का। अगर हम यहाँ पर बात करें कॉम्पोजिशन ऑफ वेदास की, तो ये आपको 1500 से बीच से लेकर आपको 1200 से बीच का जो आपको BC का जो टाइम है, बिफोर क्राइस्ट, वो आपका समय देखने को मिलेगा। सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर, इसके बाद इनाम गाँव के जो कृषक हुआ करते थे उसमें आपको निवास देखने को मिलता है। उसके बाद एक चरक हुआ करता था, मतलब उनका टाइम आपको देखने को मिलेगा लगभग 300 BC से पहले, ठीक है ना, 300 BC से। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? A, B, C एंड D। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं आज के हमारे लास्ट प्रश्न पर। अब लास्ट प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर बैकवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसेंट पीरियड। आपको क्या करना है, आपको बैकवर्ड पूछा जा रहा है, ठीक है ना, बैकवर्ड। तो देखते हैं, हाल के काल में शुरू करके अवरोही क्रम को उल्टा, मतलब उल्टा आपको लिखना है इसको। इंक्रीज इन द यूज ऑफ आयरन सिटीज, पंच, मार्क्ड कॉइन, लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, और यहाँ पर सिक्के। और यहाँ पर अगला जो है उसमें पूछा जा रहा है बिगिनिंग ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन द सबकॉन्टिनेंट, उप महाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। ऑप्शन नंबर 3 में बताया गया है सेटलमेंट इन अरिकामेडु पोर्ट, अरिकामेडु पतन में बसना। या फिर ऑप्शन नंबर D, बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो आपको बताना है कि इसमें जो आपका जवाब होगा वो कौन सा जवाब है वो सही होने वाला है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, सेटलमेंट ऑफ अरिकामेडु पोर्ट, अरिकामेडु पतन में बसना, ये आ गया। इसके बाद क्या आएगा, ये आ गया फर्स्ट पे। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर, ठीक है ना। इसके बाद क्या आएगा, संगम लिटरेचर का
क्या होने लग गया रचना। ये हमने क्या बताना है, ये बैकवर्ड स्टार्टिंग बतानी है हमने, ठीक है ना, फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद क्या आएगा, सी डी के बाद इंक्रीज इन द यूज ऑफ आयरन सिटीज पंच्ड मार्क कॉइन, ये कितने पे आ गया, ये थर्ड पे आ गया। इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद आएगा आपका 4 बिगेनिंग ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है ना, बिगेनिंग ऑफ द आयरन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब आप ऐसे देख सकते हैं, बिगेनिंग ऑफ आयरन ऑफ इन सब कॉन्टिनेंट, इंक्रीज इन द यूज ऑफ आयरन, उसके बाद आ गया बिगेनिंग ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर, फिर इसके बाद आ गया सेटलमेंट ऑफ अरिकामेडू पोर्ट, ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका हो जाएगा सही जवाब। ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था दोस्तों। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर से करें। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।